जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेखक एवं रचनाएं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दें, स्टेनोग्राफर का दें, उत्तर प्रदेश पुलिस का दें, किसी का भी पेपर दें जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो लेखक एवं रचनाओं से संपूर्ण वीडियो यानी कंप्लीट वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है, यानी यह लास्ट पार्ट है। इसको आप अच्छे से देख लेते हैं और इतना याद कर लेते हैं तो 100% गारंटी इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, जो लोग यहाँ ऑफलाइन में आकर पढ़े थे उन लोग का पुलिस में लेखक एवं रचनाओं से केवल और केवल मैंने इतना क्वेश्चन करवाया था और इसी में से उन लोग का टोटल क्वेश्चन फंस गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन किया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ और स्टेनोग्राफर के लिए एक कंप्यूटर की ई बुक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। और यह ई बुक की खासियत क्या है, इसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, बिल्कुल टू दी पॉइंट। जिस प्रकार हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं एकदम हैंड रिटन नोट्स में, उसी प्रकार बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में यह आपकी ई बुक तैयार हो रही है और बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। और यह अपने आप में बहुत ही यूनिक बुक है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर टू दी पॉइंट आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस केवल आप क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर, और आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किया है। और जैसे 2015 से लेकर 2022 तक जितने 2022-23 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जहां पर जितने कंप्यूटर प्रश्न पूछे गए सभी को हमने इस ई बुक में शामिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यह बुक आपके लिए वरदान साबित होगी। तो यह बुक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। ठीक है, और यह हैंड रिटन नोट्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर। और हिंदी को पढ़ रहे थे, इसमें रचनाएं, और यहाँ पर आधुनिक काल को पढ़ने वाले हैं, आधुनिक काल में कवि और उनके रचनाएं। इसमें 6 युगों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग। तो इनके लेखकों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे और इनकी जो रचनाएं हैं प्रसिद्ध हैं, जो कि बार बार पूछी जाती हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। वीडियो चाहे जितना लंबा हो, आप एंड तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल। और इसमें देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है ना, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में, उसी प्रकार आपको कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और जो जो पॉइंट हाईलाइट रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इसी प्रकार आपको मिलने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर का नोट्स आपको बिल्कुल इसी प्रकार मिलेगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा जाता है अथवा भारतेंद्र युग काल कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? गद्य काल कहा जाता है, और इसी गद्य काल को ही भारतेंद्र युग भी कहा जाता है। गद्य काल का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गद्य काल का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के सबसे बड़े कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर क्वेश्चन पूछे छायावाद के प्रवर्तक एवं छायावाद के सबसे बड़े कवि का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा जयशंकर प्रसाद, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको देख लेते हैं। रचनाएं वही हमने लिखा है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली रचना है आपकी झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। एक किनकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। देखिए, आंसू किसी के बहते हैं, कैसे बहते हैं? झरने की तरह बहते हैं। ट्रिक से याद करिए, आंसू किसी के बहते हैं, झरने की तरह बहते हैं, लहर की तरह बहते हैं जब कोई प्रेम करता है। ऐसे याद रखिएगा ना, प्रेम पथिक, कामायनी, लहर, आंसू, झरना। जब कोई प्रेम करता है तो आंसू उसके झरने की तरह, लहर की तरह बहते हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं हो गई। नेक्स्ट, इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? तो कहानियां हैं छाया, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। अब देखिए, जब भी आकाशदीप की बात आती है तो आकाश में ही क्या होता है? आकाश में ही प्रतिध्वनि होती है। इंद्रजाल यानी इंद्र भगवान बारिश करवाते हैं, तब आंधी आता है, तूफान आता है, छाया होती है। तो बस ऐसे कहानी से आप याद करिए, तो ये कहानियां हैं। पूछेगा आंधी, जयशंकर प्रसाद की आंधी कौन सी कृति है, तो आपको बताना होगा कहानी की कृतियां हैं। चलिए, नेक्स्ट है नाटक। इनके नाटक कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी तो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट है, और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भी पूछा गया है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाटक कौन कौन से हो गए? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास तितली है, कंकाल है, इरावती। इरावती अधूरा उपन्यास है, इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट है। क्या है? इरावती अधूरा उपन्यास से पूछेगा जयशंकर प्रसाद के उस उपन्यास का नाम बताइए जो अधूरा है, तो इरावती है। क्या है? इरावती। चलिए नेक्स्ट है आंसू का अंग्रेजी अनुवाद। क्या है? आंसू का अंग्रेजी अनुवाद गार्डन ऑफ लोनलीनेस है। क्या है? गार्डन ऑफ लोनलीनेस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आंसू का अंग्रेजी अनुवाद। अब जयशंकर प्रसाद की इतनी ही रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको अब बस इतना ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको फालतू की चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लेते हैं और इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत बार पूछी जाती हैं। रश्मिरथी, तो रश्मिरथी तो बहुत बार पूछी गई है। उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा। भाई परशुराम प्रतिज्ञा किए कुरुक्षेत्र में जाएंगे और उर्वशी को यहाँ पर हुंकार भरेंगे। तो ऐसे याद रखिए कि एक सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रश्मिरथी हैं, उर्वशी हैं, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतिज्ञा है। ये हमने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बस इतना ही आप याद करिए, इतनी पर विश्वास करिए, इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय, एक किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृत की 4 अध्याय। हाहाकार, ठीक है, हाहाकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी हो गया, रश्मिरथी, हुंकार, ये सभी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और इनका जन्म अगर पूछे तो बिहार मुंगेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार मुंगेर में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ठीक है, यहाँ पर उर्वशी के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी पुरस्कार से भी प्रश्न अगर पूछेगा तो आप इसको आराम से कर जाएंगे। पूछेगा कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा संस्कृत के 4 अध्याय को कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये इनकी रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए छायावादी कवित्री की बात करें तो छायावादी कवित्री में आपकी महादेवी वर्मा आ जाती हैं। ठीक है, कवित्री, इसको भी याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है महादेवी वर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चलिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र, गिल्लू, गिल्लू काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी कई बार पूछा गया है। गिल्लू, दीप शिखा, नीरजा, निहार और रश्मि। देखिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज इसलिए कह रहे हैं। रश्मिरथी किसका है? रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का, लेकिन केवल अगर रश्मि कहे तो रश्मि किसका है? महादेवी वर्मा का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केवल अगर रश्मि कहे तो महादेवी वर्मा का और रश्मिरथी कहे तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया 1988 में और इसको हमने हाईलाइट किया है तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पद्म भूषण कब दिया गया? 1988 में दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। चलिए नेक्स्ट है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो महादेवी वर्मा की उस रचना का नाम बताइए जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो यामा एक ऐसी रचना थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर एक लाइन में समझे तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं यामा, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, गिल्लू याद रखिएगा, दीप शिखा, नीरजा, निहार और रश्मि। रश्मि किसकी है? महादेवी वर्मा का। लेकिन अगर रश्मि रथी दे दे तो आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। और इनको 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
दिया गया। और आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को ही आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बस एकदम पेशेंस के साथ देखिए। आप एग्जाम के लिए तो एकदम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप बस इतना कर लीजिए, एग्जाम में निश्चिंत होकर जाइए, एकदम फ्री माइंड से और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। चलिए अगली रचना है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 20 मई 1900 को हुआ था। याद रखिएगा, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम अगर पूछे तो इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुई थी। ये याद रखिएगा, मृत्यु कब हुई थी? 1977 में इलाहाबाद में। एक प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सुमित्रा नंदन पंत का एक बार रिवाइज करिए, इनका जन्म कब हुआ था, इनको मंथन करिए तब याद होगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 को हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले में हुआ था। बचपन का नाम इनके क्या था? बचपन का नाम गोसाई दत्त था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ऐसे याद रखिएगा, प्रयागराज में हुई थी इनकी मृत्यु। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे वीणा, पल्लव, गुंजन, युगपथ, तारापथ, मानसी और युगवाणी। और इनमें से बात करें जो बार बार बहुत ज़्यादा पूछी गई रचना है, वैसे ये सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, ये सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, लेकिन पल्लव बहुत ज़्यादा पूछी गई है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए नेक्स्ट है अब चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और कब मिला इस डेट को याद रखिएगा, 1968 में मिला, यानी 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा आपकी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, याद रखिएगा। अगला है काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1960 में। इस डेट को याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और यहाँ पर आगे चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया, चिदम्बरा के लिए दिया गया। वहीं रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में, यामा के लिए दिया गया। डेट भी याद रखिएगा और किस रचना के लिए दिया गया ये भी याद रखिएगा। अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार, इनके लिए भी यह दिया गया। चलिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला और यह मलयालम के थे और 1965 में दिया गया। याद रखिएगा, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में, इम्पॉर्टेंट है। और एक बार इसको और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 28 दिसंबर 1977 में प्रयागराज में हुई थी। और इनकी रचनाएं पल्लव काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में चिदम्बरा के लिए। अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और वहीं महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना यामा है, इसके लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया इस डेट को याद रखिएगा, 1982 में, यानी 1982 में दिया गया। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर रचनाएं जो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसको भी ध्यान से देखते हैं। चलिए इनकी रचनाएं यहाँ पर देखिए, पंचवटी, यही क्वेश्चन जो है आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो बस इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी 100%। ठीक है, बस विश्वास करिए। चलिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंचवटी है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है। ये यही रचनाएं जो कि बार बार पूछी जाती हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंचवटी है, भारत भारती है,
साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है। अगर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैथिली को बना लीजिए मेथी। अच्छा बताइए, जब साग सब्जी बनता है तो मेथी डाल के तड़का लगाते हैं ना, तो यहाँ पर पंचवटी यानी जो मेथी होती है उसमें 5 वटी होती है, बस ऐसे याद रखिएगा तो आपको नहीं भूलेगा। तो पंचवटी यानी पचफोरन से हम लोग तड़का लगाते हैं, तो पचफोरन यानी मेथी, मेथी भी पचफोरन में रहता है, तो बस ऐसे याद रखिए, याद याद रहेगा लंबे समय तक। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन सी हैं? पंचवटी है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है और रंग में भंग है। चलिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नोट किया है। 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। किसको भैया राष्ट्र कवि कहे? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा है। 2 टाइप का प्रश्न बनेगा, पूछेगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, पूछेगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और यह किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है कि हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक गारसा दत्त तासी थे। ठीक है, कौन से थे भैया? गारसा दत्त तासी थे। फ्रेंड्स आपका टाइम नुकसान ना हो इसके वजह से यहाँ पर जो कलेक्शन आपको मिल रहा है, इसको कलेक्शन करने में काफ़ी मेहनत लगी हुई थी और क्योंकि हर जगह क्वेश्चन सेलेक्ट करना था, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे और इसके वजह से इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। इसी की वजह से यह वीडियो नहीं बना पा रहे थे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ तुरंत आपके सामने हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा और इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बताइए यहाँ पर कि प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस पर ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं पंचवटी है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, रंग में भंग है। और हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन थे? गारसा दत्त तासी थे। और इनको राष्ट्र कवि कहा जाता था। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। चलिए अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और यहाँ पर उतना ही पढ़ा जाएगा जितना एग्जाम में बस फंस जाए, फालतूगिरी थोड़ी नहीं करना है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। चलिए इनकी रचनाएं कौन सी हैं? पूर्ण प्रकाश है, चंद्र प्रभा है, प्रेम फुलवारी है, रत्नावली है, अंधेर नगरी। यह तो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और अंधेर नगरी याद रखिएगा। अंधेर नगरी क्या है? नाटक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाटक लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा था कि अंधेर नगरी क्या है, तो अंधेर नगरी नाटक है। तो रत्नावली, प्रेम फुलवारी, चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया है। चलिए धर्मवीर भारती के बारे में देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। और इन्हें प्रयोगवादी युग के कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? प्रयोगवादी युग के कवि के रूप में धर्मवीर भारती को जाना जाता है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? निबंध हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। उपन्यास इनके कौन है? गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। धर्मवीर भारती पूछेगा कि उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो गुनाहों का देवता याद रखना पड़ेगा। तो गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की। देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे रखता है, आपको एक बार बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो दे देगा कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। वहीं पर यूपीएसआई का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो दे देगा धर्मवीर भारती द्वारा गुनाहों का देवता क्या है, तो उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, काव्य रचना है, क्या है, तो ये उपन्यास है। बस इस टाइप का क्वेश्चन रहता है और कुछ रहता नहीं अलग, बस इतना ही आप कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। निबंध कौन सा है इनका? ठेले पर हिमालय। ठीक है भैया, ठेले पर हिमालय लेकर घूम रहे हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, आजकल धर्म पे सब लोग ठेले पर रख दिए हैं, बस ऐसे याद रखिए, निबंध है। चलिए कहानी, कहानी के बारे में क्या है? कहानी कौन कौन सी है? मुर्दों का गांव, बंद गली, ये सभी धर्मवीर भारती की कहानियां हैं। याद रखिएगा, मुर्दों का गांव, बंद गली, धर्मवीर भारती की कहानियां हैं। अगर काव्य रचना की बात करें तो अंधा युग और ठंडा लोहा, ये सभी
यहाँ पर काव्य रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इनको प्रयोगवादी युग का कवि कहा जाता है। इनके उपन्यास कौन से हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। निबंध कौन से हैं? ठेले पर हिमालय। कहानी कौन सी है? मुर्दों का गांव, बंद गली। काव्य रचना कौन सी है? अंधा युग और ठंडा लोहा। ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? भैया पश्चिम बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कैसे, किस कवि को क्रांतिकारी कवि के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और आनंद मठ का हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया है। चलिए इनकी कविताएं कौन सी? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है। ये सभी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास है अप्सरा है, अर्चना है, निरुपमा है। ये सभी इनके उपन्यास हैं। कहानी, कहानी इसको याद रखिएगा, लिली। लिली इनकी कहानी का नाम है। तो लिली किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चाहे जहाँ से क्वेश्चन बना के कितना भी घुमा के पूछे, मतलब इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। बस आप पेशेंस के साथ वीडियो एंड तक देखिए। चाहे इस वीडियो को 2 पार्ट में देखिए, 3 पार्ट में देखिए, लेकिन इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ था। ठीक है, ये गलती मत करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी मत लगा दीजिएगा। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ था। चलिए इनकी रचनाएं क्या हैं? अशोक के फूल, सुर साहित्य, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अशोक के फूल किनकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे? अशोक का फूल 1000 रुपये का मिलता है, बस ऐसे याद रखिए, अशोक का फूल 1000 रुपये का मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हिम तरंगिनी रचना। हिम तरंगिनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भैया कब दिया गया? 1955। डेट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे पहला है। तो हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो हिम तरंगिनी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, और यहाँ से भैया भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। चलिए मुंशी प्रेमचंद काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस में हुआ था, वाराणसी लम्ही में इनका जन्म हुआ था। एक बार यहाँ हम गए थे तो वीडियो आपको दिखाए थे हम लोग, वीडियो वहाँ पर गए। और अगर आप लोग बनारस के हैं तो एक बार लम्ही मुंशी प्रेमचंद जी को जरूर देखने जाइएगा। उनका जहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। यहाँ पर देखिए गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब किताबें वहाँ पर हम देखे, बहुत अच्छी थी किताबें। ठीक है, तो अगर आप लोग बनारस के हैं तो जरूर एक बार जाइएगा। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, वरदान, प्रतिज्ञा। भैया इसको रट लीजिए, बस इसको चाहे जैसे रट लीजिए और कुछ नहीं करना है। इसको रट्टा मार लीजिए, बस इसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र ये अधूरा है, तो पूछेगा मुंशी प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जो अधूरा है, तो यह मंगलसूत्र है। एक बार फिर से देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम कौन कौन से हैं? उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, वरदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र ये अधूरा है। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी लम्ही में हुआ था। चलिए इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? कहानियाँ इनकी हैं पूस की रात, कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर। और जब यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के म्यूजियम में हम गए थे तो यहाँ पर ईदगाह और पूस की रात दोनों किताब थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन अच्छी लगी थी। ठीक है, अगर आप लोग जाएँ तो ज़रूर एक बार पढ़ें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और रचनाएं हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली लेखक थे और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देवदास, चरित्रहीन। देवदास तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला है देवकी नंदन खत्री।
और इनकी रचना का नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। बस एक एक लाइन याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन कौन सी है? भैया मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, दो चट्टानें हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया था। और हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना ज़्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ पर मधुशाला बहुत बार पूछी गई है और मधुबाला, ठीक है, मधुशाला सबसे ज़्यादा पूछी गई है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। चलिए, और यहाँ पर है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश से यहाँ पर इनके द्वारा कौन सी रचना रची गई? आषाढ़ का एक दिन। तो पूछेगा आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग का चैप्टर पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए बता दें, जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर की ई बुक बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और यह ई बुक जो है पूरा कंप्लीट रहेगी ई बुक, और साथ ही साथ इसमें PYQ क्वेश्चन भी हमने शामिल किया है। अपने आप में रामबाण बुक है, अगर इसको आप कर लेते हैं कंप्लीट बुक है, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 से 13 प्रश्न आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप इतना रट लीजिएगा, ठीक है, इस बुक को पूरी रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बुक ही काफ़ी है। ठीक है, तो यह बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में है, जिस प्रकार यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में। जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, मशीन लर्निंग की सब कुछ हमने उसमें समाहित कर दिया है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए हमने साहित्यिक रचनाओं को अच्छे से कवर कर दिया। इसका पार्ट नंबर 2 था, यानी पूरी तरह से यह कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।